और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की अगली श्रृंखला में सबसे पहले बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जी हां वोटिंग जारी है छत्तीसगढ़ में और पूर्व सीएम रमन सिंह ने वोट डाला है। ये हलचल बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरह के दावे कर रहे हैं जिसने हलचल मचा रखी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मतदान किया यानी वोट डाला और ये बात भी कह दी कि बीजेपी 20 सीटों में से 14 सीटों पर कब्जा करेगी, यानी बीजेपी को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का प्रथम चरण चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 20 सीटों पे छत्तीसगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने वोट डाला, मतदान किया, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और साथ में ये दावा भी ठोक दिया कि बीजेपी की 20 सीटों पर 14 सीटों पर हमारा ही कब्जा होगा। तो चलिए अब रमन सिंह जी ने और इसके अलावा क्या बातें कही है सुनवाते हैं आपको। सबसे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो है, जो हर ऐप का डायरेक्टर है, अपने प्रमाण पर दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया अपने घोषणा पत्र। शराबबंदी भूल गए, झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब को पूछ रही है। और शराबबंदी वो क्या करेंगे, शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसमें भी लाभ नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ की। भूपेश कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ईडी और ईडी मतलब बीजेपी। सर आप पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाया है। ईडी से और पुलिस से वही डरता है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईडी से क्यों डरेगा भाई, क्यों डरेगा? दुनिया के लोग क्यों नहीं डरते ईडी से? आपने 2100 करोड़ का घोषित शराब में घोटाला किया है, प्रमाण है 40% अवैध शराब बेचने का, हॉलमार्क नकली लगाने का प्रमाण है, बिना टैक्स दिए 40% शराब बेचने का, 25 रुपया प्रति टन कोयले का प्रमाण है, 600 करोड़ रुपया पीडीएस के चावल का प्रमाण है। और जिस तरह से रमन सिंह जी की हम बात सुन रहे थे, पूर्व सीएम, उन्होंने कई मामलों पर बातें कही, जैसे शराबबंदी को लेकर, घोटाले को लेकर, यहाँ तक कि जब मीडिया ने ये सवाल रखा कि बीजेपी ईडी से नहीं डरती है तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ईडी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वोट डालने गए रमन सिंह मीडिया से जब चर्चा कर रहे थे तो वादों की भी बात करते नजर आए और दावे भी ठोकते नजर आए। एक बहुत बड़ी बात कि 20 सीटों में से 14 तो स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। ये एक सवालिया निशान लगाता है कि बीजेपी अपने आप को इतने स्पष्टीकरण के साथ जो ये बात कहती नजर आ रही है कि अब की बार शायद बीजेपी की सरकार, ये कहना एक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व सीएम रमन सिंह का। वोट डालने गए रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कई बड़ी बातें कही, मीडिया के सवालों के जवाब दिए तो कुछ अपने वक्तव्य भी कहते नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में आज सुबह 7 बजे से 20 सीटों के लिए 5304 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। निरंतर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में हमने बड़ी खबर आपको बताई कि पूर्व सीएम रमन सिंह भी वोट डालने पहुंचे थे और वोट डालने के बाद उन्होंने जो मीडिया से बातें कही, जो चर्चा की, उससे ये स्पष्ट बात नजर आती है उनके द्वारा कही गई कि बीजेपी 20 सीटों में से 14 सीटें तो हासिल करके रहेगी। लोकतंत्र का महाउत्सव, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी
अनुरोध कर चुके हैं कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सेदार बने, यानी सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट करने जाएं। हम अभी कवासी लखमा को भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वोट डालते हुए तमाम नेता अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के जो वोटिंग है उसकी जारी है लगातार, और इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और सचिन से जानते हैं कि किस तरह की हलचल है और मीडिया से जो बात रमन सिंह जी ने कही उसका आधार क्या हो सकता है। सचिन, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रथम चरण चल रहा है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तमाम बातें तो पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात पर हम आ जाते हैं कि जिस तरह से रमन सिंह जी बीजेपी को लेकर जो कह रहे हैं कि इतनी सीटों में से आधे से ज्यादा सीटें, यानी कि सीधे सीधे एक तरफा जीत की बात कर दी उन्होंने। जी बिल्कुल सही बात है। रमन सिंह ने जिस तरीके से आज बात कही और मतदाता के मत देने के बाद आए हैं, खुद अपना वोट खुद को देकर ही आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो बाहर आने के बाद जब मीडिया से मुलाकात करते हैं तो वो 20 सीटों में से 14 सीट अपना बताते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी ज्यादा संख्या में अगर बस्तर में अगर बीजेपी अपनी सीट ले आती है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी अपना सरकार बनाने में कामयाब होगा। जो दूसरे चरण में चुनाव है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को मिलेगा। मगर ये फैसला तो जनता का है और जनता भी इस चीज को देख रही है। और देखिए अब जब दिसंबर में 3 दिसंबर को जब इसका रिजल्ट आएगा उस दिन ही पता चलेगा कि इनके पास कितनी सीट आई हैं। जनता इनकी बातों पे ध्यान दे के वोट कर रही है या फिर इनका खुद का वोट है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सचिन, क्योंकि अब तो बातों का समय रह ही नहीं गया है। शायद अब ये जो दावे जो किए जा रहे हैं उसके इतर अब ये देखना होगा कि जनता के मन में कौन राज कर रहा है। क्या कांग्रेस लगातार बरकरार रहेगी या बीजेपी को इस बार मौका मिलने वाला है? यानी जनता अब विश्वास पर काम करे, क्योंकि जैसे हम जब वोट की बात करते हैं या जब हम मतदाताओं की बात करते हैं तो ये जरूर देखने को मिलता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खासतौर से बस्तर, अगर नक्सलाइट एरिया की हम बात करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं में इतना रुझान, पुरुषों से आगे निकल गई। हर क्षेत्र में तो आगे थी ही, अब मतदाता के रूप में भी आगे निकल गई। बिल्कुल सही बात कह रही है। देखिए क्रांति जी, देखिए इसमें देखिए आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र के बहुमूल्य इलाके में जहाँ की जल जंगल जमीन ही सब कुछ है और आदिवासियों के लिए वही सारी चीजें हैं। और वहाँ पे अब जो देखने को मिल रहा है, महिला बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ली है। इसके अलावा भी वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि महिला जितना मेहनती होती हैं, चाहे वो जंगल में जाके कुछ लकड़ियां लाना हो या फिर कोई भी काम को लेके हर काम में वो आगे रही हैं। तो इस बार जो देखने को मिला है वो वोटिंग के डालने में भी आगे आई हैं। और देखिए अब जो 7 बजे का है चुनाव जो स्टार्ट हुआ है 7 बजे से हुआ है, मगर कुछ जगह 8 बजे से चालू हुआ है। देखिए 7 बजे का उन जगहों पे वोटिंग चालू हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जैसे अब मान लीजिए कि सुकमा हुआ और कई सारे इलाके हैं ऐसे, बीजापुर, सुकमा, कोंटा, ऐसी जगह पे सुबह 7 बजे से चुनाव चालू हो गया है। और उसका जो अंतिम तारीख वोट डालने का समय दिया गया है आज का, वो दिया गया है 3 बजे से 4 बजे तक के पहले का। मगर वहीं पे अगर आज जो सुरक्षित एरिया है जहाँ पे वोट आराम से डाला जा सकता है, वहां पे जो टाइमिंग दिया गया है, वहां की जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का रखा गया है। तो देखिए 2 टाइम अलग अलग रखा गया है और सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ से लेके अलग अलग फोर्सेस को बुलाया गया है और हर चौक चौराहे के अलावा ग्रामीण एरिया में भी ये भ्रमण कर रहे हैं, लगातार आना जाना कर रहे हैं। वोट जहाँ बूथ है बना है वहां पे इनकी चौकन्नी आंख लगी हुई है कि कहीं से कोई समस्या ना आए। इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार वोट डाल के अपना
आके बैठ के लगातार देख रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी जो पहले चरण का चुनाव है वो बस्तर वाला जो एरिया है, जो 12 सीट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने तरफ लेने की कोशिश करेगी। और अभी की जो संख्या देखेंगी, जो आंकड़े देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस को बढ़त में बता रहा है। और पिछले साल 2018 में भी ये आंकड़े कांग्रेस आगे रखी थी। उसका कारण ये है कि देखिए कांग्रेस शुरू से अपना कब्जा बस्तर में बना के रखी हुई है और बस्तर को अपने कब्जे में करके रखी है। मगर वहीं पे बीजेपी भी उसको कई पहले टक्कर दे, 2018 की बात न किया जाए, उसके पहले की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा टक्कर देते आई है बस्तर में। अब देखिए राजनांदगांव का जो लोकसभा क्षेत्र है पूरा, उसमें 8 विधानसभा आते हैं और वो लोकसभा क्षेत्र, अब जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें चुनाव है, तो वो 8 विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं तो सेफ जोन में आता है। एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि देखिए पिछली जो हमले हुए हैं, एक तो कुछ दिन पहले नारायणपुर में हमला जो देखने को मिला 2 दिन पहले, जो बीजेपी के कार्यकर्ता को जो प्रचार प्रसार कर रहे थे उनको मार दिया गया नक्सली द्वारा। वहीं पे 4-5 दिन पहले इन चीजों को देखेंगे आप, तो 4-5 दिन पहले एक और हमला हुआ था जिसमें जो राजनांदगांव के पास में ही है, वहां पे हमला हुआ था। तो ये दोनों हमले को देख के बीजेपी ने सीधा कांग्रेस पे एक उंगली उठाई थी कि ये टारगेटेड हमला है बीजेपी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठे थे और अभी भी देखेंगे कि लगातार उसके बाद बड़े नेता आना जाना कर रहे थे, मगर अभी जो सुरक्षा का इंतजाम है बहुत चौकन्ने आंखों से चारों ओर देखते हुए बीएसएफ के जवान मौजूद है और भी बल को मंगाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन बने रहिएगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसे सचिन हमें जानकारी दे रहे थे कि लगातार हमले चल रहे थे और ये परंपरा मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ ही चुकी है। हमलों के बीच में ये जो चुनावी रण सजा हुआ है उसमें ये जरूर देखने वाली बात है कि खैरागढ़ में सबसे कम प्रतिशत अभी तक है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत की हम बात करें तो कांकेर नजर आ रहा है 16.48%, यानी डर के आगे जीत है, जो बात हमेशा कही जाती है। छत्तीसगढ़ के रण की बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आज प्रथम चरण के मतदान में अगर इस प्रदेश में नक्सलाइट उस डर की बात करें, नक्सलियों के द्वारा फैलाए जाने वाले डर की बात करें तो डर के बीच में लगातार मतदान जारी है। हमारे साथ सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, हम तस्वीरों में लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ बड़े नेता भी बिल्कुल वोट डालने पहुंचे थे, उसमें कवासी लखमा हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि काफी बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। तो क्या कहना था इस बार कवासी लखमा का? क्या वो भी पूर्व सीएम रमन सिंह की तरह कुछ बयान दे गए या फिर कुछ धरातल पर बातें कह गए? देखिए मैं आपको बता दूं, कवासी लखमा लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और अपने क्षेत्र को जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया आदिवासियों के बीच में, देखिए खुद आदिवासी हैं और आदिवासियों को जिस तरीके से वो घेरते हैं। देखिए कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कवासी लखमा एक क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और बीड़ी पीते नजर आते हैं ग्रामीण लोगों के साथ में, और फिर वो आराम से वहीं पे जैसे ग्रामीण एक गांव में बैठते हैं एक चौखट पे वैसे बैठते हैं और बीड़ी पीते हुए नजर आते हैं। और वो भी बीड़ी एक आदिवासी पुरुष से लेते हैं जो अब उधर से गुजर रहा था। तो देखिए किस तरीके से अपना प्रचार उन्होंने किया है और किस तरीके से अपना प्रचार ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुंह बोले हैं और जिनकी हरकतें कहीं ना कहीं लोगों को वहां जोड़ती है उनसे, और वो हम देखिए सबसे पहले बार जब से कवासी लखमा चुनाव लड़ रहे हैं तब से वहां सुकमा में हमेशा जीतते हुए आए हैं, आज तक उनको कोई हराया नहीं। तो उनकी जो आदत है, चाहे वो पिछली बार के वीडियोस देखेंगे आप पुराने, तो उसमें एक बार इनका शराब पीते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। तो वो भी वीडियो कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ देखिए बस्तर का सबसे बड़ा बात है कि
वो हर घर में शराब बनता है, और तो वो उन चीजों से वो पहले से कनेक्टेड हैं, और वो पहले से कनेक्ट होकर उनके साथ उठना बैठना करते हैं। तो कहीं लेकिन ना जब कहीं प्रदेश में उनको इसका सचिन फायदा मिलता है। ये एक सवाल करना आपसे बनता है बिल्कुल कि जब प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अभी हम जब बाइट सुन रहे थे, जो बातें कह रहे थे पूर्व सीएम रमन सिंह साहब कि शराबबंदी को लेकर भी जो सवाल उठे, जो सवाल जवाब के घेरे में वो लोग आए थे, तो ऐसे मौके पर कवासी लखमा एक अच्छे नेता, स्थापित नेता, दिग्गज नेता इस तरह की हरकत करते नजर आएंगे। उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, वो वीडियो को कैसे भूल सकते हैं जब एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मी उनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं और हम मीडिया कर्मियों को नो कमेंट्स कहकर उन्होंने जब अपनी एक अलग ही विधा दिखाई। तो बिल्कुल क्या कहते हैं आप इस तरह की जो हरकतें हैं, हम शराबबंदी की बात करते हैं, हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाते हैं, और जब इस तरह के नेता सरेआम इसको प्रचार प्रसार का एक माध्यम बना लेते हैं तो उन पर सवाल नहीं उठता? जी बिल्कुल क्रांति पे आप सही बात कर रही हैं कि देखिए अपना एक ट्रेंड है कि हम किस तरीके से लोगों के करीब जा सके। और अब कांग्रेस की मैं बात करूं तो देखिए कांग्रेस का जो 2018 का घोषणा पत्र था उसमें पहला पॉइंट था शराबबंदी का, तो ठीक है, और उस शराबबंदी के का जो वोट था उनको बहुत ज्यादा उससे पॉजिटिव चीज मिली। मगर जिसको मंत्री बनाया गया, इसमें सबसे कॉमेडी वाली बात है, जिसको मंत्री बनाया गया उस कवासी लखमा को बनाया गया आबकारी मंत्री, और आबकारी मंत्री का पुराना वीडियो जब देखा जाता है तो वो खुद शराब पीते हुए मिलते हैं। और उसके अलावा वो जो प्रचार प्रसार का जो ट्रेंड ला रहे हैं वो उनका अपना पुराना ट्रेंड है कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट हूँ। और रमन सिंह की जो बात रही तो रमन सिंह ने एकदम सही बात की कि लगातार आपने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की थी और शराबबंदी अभी तक नहीं हो पाया। जब आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि हम ये काम करेंगे जनता के लिए, जब वो पूरा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस से, तो और वादे क्या पूरा करेंगे? ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में पूरे वादे किए थे वो पूरा नहीं हुआ। सारे कुछ वादों को छोड़ के सारे वादे, जैसे किसानों की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, उन्होंने वो धान बोनस की बात करें तो धान बोनस को भी लेकर किसानों को लेकर उन्होंने काम किया है कांग्रेस सरकार ने। मगर जो शराबबंदी की बात हुई उसमें कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कांग्रेस की दिखी है। मगर बीजेपी की बात करें हम तो बीजेपी की जब सरकार 15 साल थी उन्होंने भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करवाई, चाहे शराबबंदी को लेकर हो चाहे, और छत्तीसगढ़ में ये शराबबंदी तो पॉसिबल है ही नहीं। उसका कारण बस ये है कि देखिए बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र, और जब आप आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं और जन उपज क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे लोग वन पे ही डिपेंडेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए, आप वहां पे जाते हैं तो लगातार ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ घर घर में शराब बनते हैं। अगर आप यहाँ शराबबंदी करेंगे तो हर घर में जाके कैसे रोकेंगे? तो ये बड़ा सवाल होता है कि लगातार इन सब में कवासी लखमा किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं। मगर अभी भी का आंकड़ा देखेंगे तो बस्तर में अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे चल रही है और बीजेपी पीछे, रमन सिंह कितना भी दावा कर लें अभी। बिल्कुल सचिन, अगर मैं ये पूछूं, बतौर मीडिया कर्मी भी पूछ सकती हूँ, वहां जो आप माहौल देख रहे हैं उसके बिहाफ में भी मैं ये सवाल रख सकती हूँ कि प्रचार प्रसार के बाद क्या लगता है अब की बात किसकी सरकार? जी बिल्कुल सही बात है, ये तो जनता तय वादे किए गए हैं, घोषणा किया गया है, उससे देखिए साफ तरीके से जनता को जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी और वादे पूरे करने में सक्षम है। क्योंकि देखिए कांग्रेस की भी सरकार लोग देख रहे हैं और बीजेपी की भी सरकार लोग देख चुके हैं, तो जो भी अपना वादा ज्यादा से ज्यादा पूरा किया होगा उस पर जनता डिपेंड होगी। मगर अभी जो देखिए 72 सीटों में कांग्रेस अपनी पिछले साल अपनी सरकार बनाई थी, 90 में मतलब बहुमत से सरकार बनाई हुई थी। मगर अभी के वक्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर है कि बीजेपी उनको पीछे न छोड़ दे, क्योंकि देखिए 72 के बाद कितना भी सीट अगर बीजेपी कम करे
तो 10 से 20 सीट 25 सीट कम कर सकती है, फिर भी कांग्रेस की सरकार बन रही। मगर कांग्रेस को अभी भी डर है, गारंटी के लिए लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं और गारंटर के रूप में खड़ा होते हैं और वादे करते हैं लोगों से। वहीं पे अगर देखिए धान खरीदी की बात करें तो राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ आए तो छत्तीसगढ़ में आके राहुल गांधी ने सीधा एक गारंटर के रूप में एक वादा किया कि हम 30 रुपए इस बार धान बोनस देंगे। मगर वहीं पे जब जब अपने प्रधानमंत्री आते हैं छत्तीसगढ़ और जब वो खड़े होते हैं और वो जब जनता से गारंटी की बात करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने धान बोनस का जो रखा 31 रुपए कर दिया। रातों रात कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बदलकर दूसरे दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कह दिया कि हम धान बोनस 32 रुपए देंगे। ये देखिए किस तरीके की लड़ाई चल रही है, 1,000 रुपए बढ़ा रहे हैं कि हम जनता के दिल में जगह बना सकें। और देखिए अब आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र की बात करूंगा 20 सीटों की, तो देखिए वहां पे कांग्रेस ने अपना एक अच्छा रणनीति खेला है कि उन्होंने जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता के अलावा जो धान खरीदी को जो कि धान खरीदी का है, जो आदिवासी किसान है उसको लेके जो मुद्दा रखा है वो बड़ी बात है कि देखिए पहले 4,000 रुपए ये बोनस मिलता था तेंदुपत्ता क्यों का, उसको सचिन? कांग्रेस ने 6,000। जी सचिन, जिस तरह से जनता के फ्रेम में बना रहना बहुत जरूरी है, ऐसी कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी आपको बाकायदा फ्रेम में रखें। रमन सिंह जी की बात हो रही है और आपको एक रोचक बात बता देती हूँ, हमारे दर्शकों को भी पता होगी शायद ये बात कि आज सीवी रमन साहब का भी जन्म है, जन्म दिवस है, भौतिक शास्त्री हैं वो। तो दोनों रमन छाए हुए हैं, एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और एक जिन्होंने ये दावा कर दिया है कि 20 में से 14 सीटें वो जीतने वाले हैं। तो यानी इतिहास के पन्नों में ये बात भी लिख दी जाएगी कि अगर कोई पूर्व घोषणा कर सकता है तो शायद रमन सिंह जी होंगे। ये तो खैर वक्त बताएगा, यानी कि 3 दिसंबर बताने वाला है। सचिन, हमने पुरुष मतदाता की बात कर ली, महिला मतदाताओं की भी बात कर ली। सबसे ज्यादा वोटिंग तो इस वक्त महिला मतदाता ही कर रही हैं। थर्ड जेंडर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के रुझान पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए थर्ड जेंडर की रुझान की बात करें, उनकी कम से कम सीट है, मतलब बहुत कम वोटर्स हैं और उनके ऊपर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा योजना उनके लिए भी ला के रखा है। आप पुलिस में देखेंगी तो थर्ड जेंडर आपको नजर आएंगे हर जगह पे, हर थाने में 1 से 2 थर्ड जेंडर को पुलिस भर्ती में रखा गया है। उसके अलावा कई सरकारी नौकरी में भी उनको जगह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि थर्ड जेंडर को भी महत्वता दिया गया है, भले वोटर्स वो कम संख्या में है। और उसके अलावा उनको भी अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, एक नए भविष्य के लिए उनको मांग के ना खाना पड़े, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाओं को उनके लिए भी लाया है। तो देखिए वोटर्स लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो उनको वोट देने का भी अधिकार है और उनको जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है और बहुत सारी योजनाओं में उनको डाल रही है। तो देखिए अलग अलग जगह पे वो सरकारी नौकरी पे भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए मैं यूथ की भी बात करूँ जो पहली बार वोट कर रहे हैं, देखिए वो पहली बार वोट कर रहे हैं और कॉलेज और स्कूल के जो नए छात्र हैं वो जो निकले हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कांग्रेस सरकार ने इस बार एक नई योजनाएं लाई है। जैसे देखिए केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई की बात की है कांग्रेस ने। ये कहीं ना कहीं एक यूथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और यूथ उनकी तरफ वोट करेंगे। देखिए कांग्रेस ने सरकार में रह के बहुत वादे किए हैं, मगर समय बताएगा कि वो किसको कौन वोट देता है, क्योंकि जनता ही तय करेगी क्योंकि कौन उसको, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे नए यूथ हो। देखिए और मैं बताऊं एजुकेशन ही की बात कर रहा हूँ, देखिए और बता दूं कांग्रेस ने एक और योजना पे काम किया है। अभी उन्होंने जो जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल है, सरकारी स्कूल, और अपने वादे के अनुसार उनका कहना है कि हम
आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है हिंदी मीडियम, उसको भी हम इंग्लिश मीडियम करके वहाँ भी बिल्कुल सचिन। अक्षर पढ़ाई का बढ़ाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसे सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं आत्मानंद स्कूलों में पढ़ाई सचिन हो सचिन रही है। इस स्टेटमेंट पर एक सवाल बनता है, लेकिन आप बने रहिएगा, वो सवाल लेकर मैं वापस आऊंगी। फिलहाल तो कुछ हाइलाइट्स हम दर्शकों को बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से तो कहीं 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और कई बड़े नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, यानी वोट करने पहुंचे थे। मतदान केंद्र 20 सीटों के लिए 5304 मतदान केंद्रों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। अभी तो खबर यह है कि राजनांदगांव सबसे आगे चल रहा है और कहीं कहीं तो ईवीएम की जगह खराब हुई, ये भी खबरें आ रही है, यानी कि एक मिलीजुली खबरें। कहीं पर एक सुचारू रूप से मतदान चल रहा है तो कहीं उतार चढ़ाव का दौर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगह ईवीएम में तकनीकी दिक्कत, जैसा कि ये चुनावी ऐसा लगता है कि परंपरा सी हो गई है कि जब भी चुनाव होगा तो ईवीएम की दिक्कतें तो सामने आनी ही है। भानुप्रतापपुर की बात करूं, मोहल्ला मानपुर की बात करूं, कोंडागांव की बात करूं, कवर्धा, बोड़ला, राजनांदगांव में मशीन के खराब होने की खबर है, जबकि राजनांदगांव में सबसे ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि जब मतदान किए जाने हैं, आज प्रथम चरण का मतदान किया जा रहा है, तो क्या इन बातों को पहले सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल उठता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार के विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम इस सीट से राज्य के एक और चर्चित मंत्री कवासी लखमा, जैसा कि हम स्क्रीन पर दिखा ही रहे थे, उनके चेहरे को उनके खिलाफ दमदारी से चुनाव मैदान में हैं। पहले से स्थापित कवासी लखमा को क्या टक्कर दे पाएंगे मनीष कुंजाम? छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा के विधायक और मंत्री कवासी लखमा कहा जाए तो पढ़े लिखे नहीं है और विधानसभा में उनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी वो ठीक तरह से शायद नहीं दे पाते हैं। ये मीडिया में जिस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन 1998 से लगातार 1998 से लगातार जीत के कारण कवासी लखमा अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। ये अलग बात है कि विवादास्पद बयान को लेकर भी वो चर्चा में रहते हैं। टोंडामरका इलाके की बात करें तो इस इलाके में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान को चॉपर से रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जिस हादसों का जिक्र अभी सचिन कर रहे थे, टोंडामरका इलाके के हादसे की हम बात करें, वहां नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान को रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने इस घटना की पुष्टि की है। कई बड़ी खबरों के बीच में इस खबर का अपडेट ये आया है कि जो जवान नक्सलियों के आईईडी से घायल हुए, उनको चॉपर से रायपुर रेफर करने की तैयारी में लगे हुए हैं लोग। अब बात करें अगर मौजूदा सीएम की भूपेश बघेल, जी हां, उनके भतीजे से चुनावी जंग के बीच अगर उनके बयान पर बात की जाए तो उनका कहना है, बहुत ही रोचक वाक्य जो उन्होंने कहा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये कहना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो एक फिल्मी डायलॉग मारते नजर आए। उन्होंने भतीजे से चुनावी जंग को लेकर ये बात कही थी कि रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं। पाटन विधानसभा सीट से सीएम भूपेश बघेल और उनका भतीजा आमने सामने हैं। वो जो वाक्य हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, लेकिन ये कहने के लिए सिर्फ एक सुविचार है, पर जब बात राजनीति की आती है तो शायद क्या चाचा और क्या भतीजा।
कांग्रेस के कब्जे की अगर बात की जाए तो बस्तर में लगातार कांग्रेस का कब्जा, जिस तरह से सचिन बता रहे थे। अब फिलहाल हम आपको 9:30 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत को एक हाइलाइट्स के तौर पर बता देते हैं। 9.93 कुल फीसदी वोटिंग हो चुकी है। कवर्धा में 13%, पंडरिया में 12%, राजनांदगांव में 5%, डोंगर गांव में 12.40%, डोंगरगढ़ में 9%, खुज्जी में 7%, मोहला मानपुर 9%, खैरागढ़ 6%। यानी कुल जो वोट फीसदी वोटिंग की जो बात की जा रही है वो प्रतिशत 9.93 है। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,681 वोटर्स 2023 के इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 16 सीट पर महिलाएं ही निर्णायक भूमिका में नजर आ रही हैं। आदिवासियों वाला क्षेत्र, जनजाति वाला प्रदेश और नक्सलियों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग जारी है। जबकि हाल ही में आईईडी का जो ब्लास्ट हुआ उसमें सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ, बावजूद इसके लगातार वोटिंग जारी है। यानी चाहे कुछ भी हो, वोट तो करके ही रहेंगे। शायद मतदाता के अंदर कुछ यही चल रहा है। 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर लगातार वोटिंग जारी है। कहीं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी तो कहीं 8 बजे से। यानी जैसा जैसा नक्सलाइट क्षेत्र है, नक्सलियों का जैसा जैसा क्षेत्र है, उस हिसाब से समय तय किया गया था। तो वहीं अगर समाप्ति के समय की बात की जाए तो कहीं दोपहर 3 बजे समापन हो जाएगा तो कहीं 5 बजे। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि राजनांदगांव में 29 हम इस वक्त चर्चा करेंगे। अब हम अगली कड़ी में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की चर्चा हो ही रही है। प्रथम चरण पर हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत आपको लगातार बताते ही जा रहे हैं, तमाम तरह का अपडेट हम आपको देते चल रहे हैं। उसी श्रेणी में नीरा साहू से हम चर्चा कर लेते हैं, संवाददाता है राजनांदगांव से। नीरा, क्या कहना चाहेंगी वहां के माहौल को लेकर, चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर, लोगों के डर को लेकर, लोगों के उत्साह को लेकर, महिला मतदाताओं को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर महिलाओं में, बुजुर्गों में और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है और ये सारे लोग अपने अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा की बात करूँ या राजनांदगांव जिले की बात करूँ तो यहाँ पर लगातार वोटिंग होने से पहले ही लंबी लाइन लगी हुई है। चाहे महिलाओं की बात करूं या पुरुषों की बात करूं, चाहे महिलाओं के लिए अलग अलग यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। इस तरह से लगभग, और अब तक की जो अपडेट जो बताऊं, लगभग 10 से 12% अब तक की वोट मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे वहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब तक की, अगर हम अपडेट मांगे आपसे? देखिए मैम, अभी तक का जो यहाँ पर तो 29 प्रत्याशी मैदान पे हैं, लेकिन राजनांदगांव विधानसभा में लगभग बीजेपी और कांग्रेस का ही है, दोनों पार्टियों का, जिसमें दोनों अपनी अपनी बखूबी शक्ति प्रदर्शन किए हैं। दोनों पार्टियों की बात करूँ तो सभी लोग अलग अलग अपना अपना वादे भी किए हैं, है ना, अपने अपने दावे भी कर रहे हैं जीत की। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी जो है, यहाँ पर मतदाता जो है वो बीजेपी या कांग्रेस, किनका भाग जगेगा
ये मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जब हम मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति में वही आगे निकल पाता है जो आम जनता के दिल में उतरता है, और आम जनता के दिल में वही उतर पाता है जो आम समस्याओं को खत्म करता है। तो वहाँ की मौजूदा समस्याएं क्या थी जिनको लेकर मुद्दा बनाया गया, जिनको लेकर वादे और दावे किए गए? जी, लगातार जो है यहाँ पर राजनांदगांव जिले की और राजनांदगांव विधानसभा की जो बात करूं तो ये हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं और 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके पहले डोंगरगांव विधानसभा में सबसे पहली विधानसभा चुनाव जीत के आए थे। इस तरह से राजनांदगांव विधानसभा और डोंगरगांव विधानसभा को मिला के लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और ये 5वीं बार है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो राजनांदगांव जिले में ऐतिहासिक काम हुआ है भाजपा के कार्यकाल में, ऐसा लोगों का कहना है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बहुत सारे आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि 5 साल में विकास का काम धीमी है, पूरी तरह से ठप है, किसी तरह की काम हुआ ही नहीं है। जैसे रोड नाली जो उनके कार्यकाल में बनाया गया है और रोड का रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, कहीं पर भवन जो जर्जर हुआ है उस भवन का कहीं पर रिपेयरिंग नहीं हुआ है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस भी दावे कर रहे कि हम लोग किसानों के लिए काफी काम किए हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं, और बढ़ चढ़ के यानी वो भी भाजपा के ऊपर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। तो अलग अलग वादे कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने दावे भी कर रहे हैं जीत की। जी बिल्कुल, लेकिन जो एक दावों में शामिल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और आप भी शायद सहमत होंगी नीरा, कि नक्सलाइट जो एरिया है, यानी कि नक्सलवाद को खत्म करना, ये सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। जब डर खत्म होगा शायद तभी कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, विकसित हो सकता है। तो क्या इस डर को खत्म करने के बारे में किसी ने दावा किया है, किसी ने ये मुद्दा छेड़ा है कि वो इस जो समस्या है इसको जड़ से खत्म करके रहेंगे? जैसे मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना की बात करूं तो यहाँ पर रोड शो के थ्रू, रोड शो में अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे और उनका जंगी सभा प्रदर्शन हुआ था। उस सभा में उन्होंने कांग्रेसियों के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि ये नक्सलवाद, माओवादियों का बढ़ावा देने का काम किया है। यदि हमारी सरकार आती है तो हमारे सरकार में इस तरह की माओवादियां, नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। बिल्कुल। और किस तरह की प्रतिक्रिया, अगर हम जैसा कि कुछ देर पहले मैंने पूर्व सीएम के द्वारा कही गई बातों की बात की, आप उसी गढ़ पर खड़ी भी हुई हैं, क्या तमाम तरह की हलचल है, उनके विपरीत कौन खड़ा हुआ है और उसका कद और उसका पद क्या कहता है? जी, यहाँ पर जो है ये 4थी बार राजनांदगांव विधानसभा की लगातार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका मान जो है, उनका प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगा हुआ है। इसी तरह कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो भी सीएम के करीबी कहा जाता है, उनके करीबी माने जाते हैं और वो भी खनिज विभाग के मंत्री रहे। तो दोनों प्रत्याशी अपने मान सम्मान की बात है, दोनों की मान प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगा हुआ है। जी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं जो असमर्थ होते हैं पोल तक पहुंचने के लिए, तो उस मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर मैं प्रशासन और शासन की व्यवस्था के साथ घर पर जाकर अगर मतदान, जैसे कुछ हमारे जो विकलांग या दिव्यांग लोगों की हम बात करना चाहें, माफ कीजिए विकलांग तो अब शब्द चलता ही नहीं, दिव्यांग लोगों की अगर हम बात करना चाहें, वो भी एक हमारे मतदाता हैं और वो वोट कर सके, इसके लिए सुविधाएं होती हैं। तो इस तरह की सुविधाओं का जिक्र अगर मैं आपसे चाहूँ, आप करना चाहें तो। जी, प्रशासनिक स्तर पे जो यहाँ के जिले के कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी जो है
अलग अलग मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए किसी तरह की असुविधा न हो, इनके लिए लगातार अभियान चलाया गया था, जागरूकता अभियान चलाया गया था और 100% वोट के लिए भी यहाँ पर मतदाता जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम कराया गया था और उनके द्वारा यहाँ प्रशासनिक स्तर पे यहाँ पर व्यवस्था जो है ठीक है और पुलिस बल की भी व्यवस्था यहाँ पर चकाचौंध है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, ये सारे दृष्टि को देखते हुए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। रहा सवाल नक्सल क्षेत्र की बात करूं, जंगल क्षेत्र की बात करूं, तो वहाँ कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। लगातार जंगल क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र, मानपुर मोहल्ला जिला की बात करूं या कोंडा गांव बस्तर की बात करूं, तो कहीं न कहीं अलग अलग गांव में लगातार जो नक्सल जो है अपना वहां पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, पर्चा फेंक रहे हैं। लगातार वहां पर एक बीजेपी के नेता के ऊपर भी एक गोली मार के हत्या किए थे, तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे गांव में जाकर भी पुलिस बल के द्वारा भी समझाइश दिया गया है कि किसी तरह की किसी के प्रलोभन में ना आए, निडर होकर अपना मताधिकार का उपयोग करे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इस तरह से उनके जो मन में जो किसी तरह का जो दहशत बना हुआ है, डर बना हुआ है, उसके लिए भी काफी प्रयास किया गया प्रशासनिक स्तर पे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें, अभी डर की बात चल रही है, यानी नक्सलवाद की बात हो रही है, नक्सलाइट एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रतिशत जा रहा है इस वक्त। तो यानी कि अब छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल डरने वाली नहीं है। रमन सिंह के बयानों पर हम बात करना चाहेंगे। तो एक बयान तो जैसा कि उन्होंने दे दिया है कि हम इतनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे, तो उन्होंने एक और बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं और श्रमिकों के लिए काम करेंगे। इस वक्त तो महिला मतदाता ज्यादा वोट कर रही हैं, तो ये देखा जाए तो महिलाएं तो पहले से ही खुश हैं, यानी मौजूदा सरकार है उससे भी ऐसी कोई खासी शिकायत नजर शायद नहीं आ रही है। यही इसका एक कारण है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। तो रमन जी किस आधार पर कह रहे होंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले महिलाओं और श्रमिकों को फायदा पहुंचाएंगे? तो यहाँ तो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि महिलाएं संतुष्ट हैं। जी, यहाँ पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया हुआ है कि महिलाएं यदि हमारी सरकार आती है तो यहाँ पे अविवाहित महिलाएं हैं, उनके खाता में सालाना प्रति वर्ष 12,000 उनके अकाउंट में डालने की बात की है, उनके खाता में डालने की बात की है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं, और यहाँ राजनांदगांव विधानसभा में महिलाओं की वोटर्स ज्यादा है। जी बिल्कुल, यानी कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हो गई, और कहने पर शायद सरकार चलने लगती तो सिर्फ कहते ही चले जाते, घोषणाएं करते चले जाते, वादे ही करते चले जाते। लेकिन अब इस वक्त तो अब प्रदेश की जनता, अगर हम छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता बहुत, शिक्षा से भी अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जागरूकता, तो कहीं ना कहीं जागरूक तो है जनता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण इस वक्त प्रथम चरण के छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा के स्तर या शिक्षा को किसने हथियार बनाया अपने घोषणा पत्र में? जी, शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं तो यहाँ पर बीजेपी के सरकार भी थी, तो वहाँ पर भी KG1 से 12th तक का जो है शिक्षा निःशुल्क था। और इसी तरह अब कांग्रेस पार्टी ने जब वादा किए तो उन्होंने KG1 से PG तक के निःशुल्क किए गए हैं। वैसे ही भाजपा के लोग भी KG1 से PG तक के जो बच्चों का जो पढ़ाई का जो है उसको निःशुल्क किया गया है। बिल्कुल नोरा, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरा साहू हमारे साथ जुड़ी हुई थी राजनांदगांव से, और राजनांदगांव में भी अच्छा प्रतिशत चल ही रहा है। एक हाई प्रोफाइल जो सीट कही जाती है, हमको पूरी जानकारी दे रही थी, तो उनके थैंक यू करते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए खबर भारत 360 के साथ। छत्तीसगढ़ का चुनावी रण लगातार जारी रहेगा।